जी अस्सलाम वालेकुम। एंजाइम लिंक रिसेप्टर्स पे बात कर रहे थे। इसमें हमने पार्ट वन में एंजाइम लिंक रिसेप्टर्स का इंट्रोडक्शन देखा, उसकी क्लासिफिकेशन और देन उसके टाइप्स के ऊपर बात की। उसमें हमारे पास सेकंड टाइप है आज, टायरोसिन फास्फाटेज रिसेप्टर। एज डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर, टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर। टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर में क्या हो रहा था कि एक टायरोसिन रेजिड्यू था इंट्रासेलुलर डोमेन के साथ, और टायरोसिन काइनेज की प्रेजेंस में उसकी फास्फोराइलेशन हो रही थी। जबकि यहाँ पे सेकेंड टाइप टायरोसिन फास्फाटेज रिसेप्टर में टायरोसिन फास्फाटेज की वजह से इंट्रासेलुलर डोमेन की डीफास्फोराइलेशन होती है। टायरोसिन काइनेज में फास्फोराइलेशन होती है, टायरोसिन फास्फाटेज डीफास्फोराइलेशन करवाता है, और डीफास्फोराइलेशन इसकी जो है वो कन्वर्जेंट इफेक्ट आता है। कन्वर्जेंट इफेक्ट का मतलब ये है कि चूंकि इसकी डायमराइजेशन होती है, तो इसका जो पहले फर्स्ट डायमर की डीफास्फोरिलेशन होती है, देन सेकंड की डीफास्फोरिलेशन होती है। सो फास्फोरिलेशन ऑफ फर्स्ट लीड टू डीफास्फोरिलेशन ऑफ फर्स्ट leads to dephosphorylation of second one. So that's why it is named as convergent effect, and it is catalyzed by tyrosine phosphatase. For example, such activity is observed in case of immune cells. Next, moving towards the third type, tyrosine associated enzymatic receptors. Tyrosine associated enzymatic receptors lack inherent catabolic activity. ये जो रिसेप्टर्स हैं, इनमें पहले वाली दो टाइप्स की तरह इनकी इंट्रासेलुलर डोमेन के ऊपर कोई टायरोसिन रेजिड्यू अटैच नहीं होता। ये जब इसके साथ लाइगेंड की बाइंडिंग होती है, तो बाइंडिंग के नतीजे में ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को साइटोप्लाज्म से रिक्रूट करते हैं। वो इसकी एक्टिवेशन के नतीजे में आके इसके साथ बाइंड करता है, जिस वजह से हम कहते हैं कि इसकी कोई इनहेरेंट कैटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं है, कि इसके साथ पहले से किसी किस्म का कोई इंट्रासेलुलर कोई रेजिड्यू अटैच नहीं होता। लाइक प्रीवियस टायरोसिन फास्फेटेज या काइनेज रिसेप्टर के केस में हमने देखा कि उसके साथ एक टायरोसिन रेजिड्यू अटैच था। यहाँ पर ऐसा कोई रेजिड्यू अटैच नहीं है। हाँ, जब इसके साथ लाइगेंड की बाइंडिंग होती है, तो लाइगेंड बाइंडिंग लीड्स टू रिक्रूटमेंट ऑफ साइटोसिलिक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। For example, in case of cytokine receptors and Janus kinase receptors. Janus kinase is basically a type of kinase that is recruited from cytoplasm. अगर हम रिसेप्टर की बात करें, तो इसमें हम देख सकते हैं कि सबसे पहले इसके ऊपर एक्स्ट्रा सेलुलर साइड के ऊपर एक इसकी लाइगेंड बाइंडिंग साइट है। जैसे लाइगेंड की बाइंडिंग होती है, तो इसके साथ आके जेन्यूस काइनेज, ये काइनेज की टाइप है, और इसको जब डिस्कवर किया गया तो इसको एक जेन्यूस गॉड के नाम पे इसका नाम रख दिया गया, जेन्यूस काइनेज। सो जैसे लाइगेंड बाइंड होता है, इसकी एक्टिवेशन होती है, तो इसके नतीजे में JAKS जेन्यूस काइनेज रिक्रूट होता है, और जेन्यूस काइनेज जब आके इसके इंट्रासेलुलर डोमेन पे अटैच होता है, तो देन उसकी फास्फोराइलेशन होती है। इसकी फास्फोराइलेशन के नतीजे में फर्दर रिक्रूटमेंट होती है स्टैट की। स्टैट क्या है? सिग्नल ट्रांसड्यूसर एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। वंस अगेन, सिग्नल ट्रांसड्यूसर एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। इसकी रिक्रूटमेंट होती है, और जब स्टैट आके दोनों डायमर्स के साथ रिक्रूट होता है, फर्दर इस स्टैट की फास्फोराइलेशन होती है। जब स्टैट की फास्फोरिलेशन हो जाती है, इसका डायमर बनता है, फास्फोरिलेटेड फॉर्म में स्टैट होती है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है स्टैट का फास्फेट के साथ, ये कॉम्प्लेक्स यहाँ से साइटोप्लाज्म से डिसलोकेट होता है या ट्रांसलोकेट होके चला जाता है न्यूक्लियस के पास। जब ये न्यूक्लियस में जाता है, तो वहाँ पर जाके फिर ये ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को रेगुलेट करता है। देन अगर हम बात करें जेन्यूस काइनेज और स्टैट्स की, तो मैमल्स के केस में जेन्यूस काइनेज की 4 टाइप्स होती हैं और स्टैट्स की 6 टाइप्स होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें प्रोलैक्टिन हार्मोन की, तो प्रोलैक्टिन जो है वो जेन्यूस काइनेज 1, जेन्यूस काइनेज 2, और इसी तरीके से स्टैट टाइप 5 को यूज़ करता है मिल्क की प्रोडक्ट। सो नेक्स्ट हमारे पास है रिसेप्टर सीरीन थ्रियोनिन काइनेज। और ये भी बाकी रिसेप्टर्स की तरह ही है। जैसे पहले रिसेप्टर्स में हमारे पास टायरोसिन रेजिड्यू अटैच था इनसाइड दी इंट्रासेलुलर डोमेन, यहाँ पर टायरोसिन के बजाय सीरीन थ्रियोनिन रेजिड्यू अटैच होता है, और जैसे ही इस रिसेप्टर के साथ लाइगेंड की बाइंडिंग होती है, ये एक्टिवेट होता है, तो इसकी एक्टिवेशन के नतीजे में सीरीन थ्रियोनिन रेजिड्यू की फास्फोराइलेशन हो जाती है।
For example, in case of gene regulation, a gene regulatory protein is involved, that is SMAD, SMAD, SMAD gene regulatory protein is involved. जब ये रिसेप्टर एक्टिवेट होता है इन केस ऑफ जीन रेगुलेशन, तो रिसेप्टर की एक्टिवेशन के नतीजे में ये SMAD प्रोटीन मूव करती है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में जाके फिर जीन ट्रांसफॉर्मेशन और म्यूटाजेनेसिस के प्रोसेस को रेगुलेट करती है. एंड लास्ट टाइप ऑफ एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स इज रिसेप्टर ग्वानिलाइल साइक्लेज. रिसेप्टर ग्वानिलाइल साइक्लेज की एक इंट्रासेलुलर इंट्रिंसिक ग्वानिलाइल साइक्लेज एक्टिविटी है जिसके रिस्पॉन्स में जीटीपी कन्वर्ट हो जाता है सीजीएमपी के फॉर्म में. फॉर एग्जांपल, बीटा नेट्रेटिक पेप्टाइड रिलीज़ होता है जब वेंट्रिकल्स के ऊपर ओवरलोड होता है, तो उससे ये बीटा नेट्रेटिक पेप्टाइड रिलीज़ होता है जो कि ग्वानिलाइल साइक्लेज एक्टिविटी के थ्रू अपना रिस्पॉन्स जनरेट करता है. सो इट्स ऑल अबाउट एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स.